नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद आसिम रज़ा साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप आसिम? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और बड़ा दिलचस्प सा मौजू है आज हमारा। सबसे पहला जो मौजू है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, हम पूरी दुनिया में देखते हैं आजकल टर्किश ड्रामे कितने मकबूल हैं पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर जो उनकी मुख्तलिफ सीजन्स हैं। तुरल हमने देखा, उस्मान गाजी जो है वो भी इस वक्त पाकिस्तान में देखा जा रहा है। उनकी उनकी फिल्में जो हैं वो आप अगर नेटफ्लिक्स पे और मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर देखें तो कमाल उनकी फिल्म साजी होती है। ईरान की फिल्में अगर आप देखें तो ऑस्कर तक जो है वो उनकी फिल्में जा चुकी हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया की फिल्म, हमारे पड़ोसी मुल्क में आप देखें कि कहाँ से कहाँ उनकी इंडस्ट्री पहुँच चुकी है, दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जो कि एक ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त फिल्म इंडस्ट्री थी, बड़े बड़े नाम पैदा किए इस इंडस्ट्री ने, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी ये इंडस्ट्री मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। और अब कुछ नया खून कह लीजिए, नौजवान नस्ल कह लीजिए, कुछ ड्रामा इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने भी आके इसमें काफ़ी इसके रिवाइवल के लिए कोशिश की है। कुछ ऐसी फिल्में बन रही हैं कि जिनको पज़ीराई हासिल हुई है, लेकिन अभी भी जिस चीज़ का फुकदान है वो ये है कि पाकिस्तान के कल्चर को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा, सॉफ्ट इमेज के साथ। जी अगर हम बात बिल्कुल, करें, जो कि जिसके ऊपर बहुत काम हो सकता है। पाकिस्तान में इस कदर खूबसूरती है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को आप अगर प्रमोट करें और बताएं कि इस मुल्क के अंदर कैसा कैसा टैलेंट पड़ा है, इस मुल्क में कितनी खूबसूरत जो इसकी सियाहती मकामात हैं वो दिखाएं पूरी दुनिया को, और पता चले कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और यहाँ का कल्चर कितना कह सकते हैं कि जी जरा नम हुई मट्टी तो बड़ी जरखेज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की और इसके दौरान उन्होंने नौजवान फिल्म साजों की बड़ी तारीफ की और यहाँ तक कहा कि वो बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने में बड़ा किरदार अदा किया है। इनामात भी जो है वो तकसीम किए गए और इस बात पर उन्होंने जोर दिया खास तौर पे कि जो ओरिजिनल कंटेंट है वही कंटेंट जो है वो बिकता है और उसी को पजीराई मिलती है। आप जितना मर्जी कॉपी कर लें मुख्तलिफ ममालिक की इंडस्ट्रीज़ को, ज़ाहिर है उनका कल्चर होगा, उनकी बनाई हुई फिल्म्स होंगी, तो वो उसको उस तरह से न पजीराई मिलेगी और आपकी जो मेहनत है वो भी ज़ाया हो जाएगी। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए क्या कोशिशें की जानी चाहिए, क्या हो रहा है और हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। इसमें सबसे पहले आसिम, जो पाकिस्तान नदीम जाफरी साहब है हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। नदीम जाफरी एक्टर, सिंगर और होस्ट, तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम नदीम जाफरी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। नदीम जाफरी खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल एमेच्योर फिल्म फेस्टिवल, सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दुनिया में, जो अगर हम बात करते हैं डिप्लोमेसी के हवाले से, सॉफ्ट इमेज के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, तो हमारा जो एक स्क्रीन होती है या हमारे ड्रामे होते हैं या हमारी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, ये हमारे कल्चरल एम्बेसडर के तौर पे दुनिया में पहुंचती हैं। जैसे कि अभी मिशेल ने बात की कि हम तुर्की के ड्रामे देख रहे हैं, दीगर ममालिक के, चाइनीज़ हमने देखे और दूसरे ममालिक के हमारे पास आते रहे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे फेस्टिवल्स और नौजवानों को आगे लाना कितना ज़रूरी था और कितना ज़रूरी है आगे के लिए? देखिए, मैं अगर वक्त है, दामन वक्त में है गुंजाइश, तो मैं अर्ज करना शुरू करूँ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल न्यू अक्सर होते हैं ना, बीपर्स होते हैं 2 मिनट के 25 सेकंड के, तो उसमें बात कंप्लीट नहीं हो पाती। तो अगर मैंने कहा वक्त में है गुंजाइश तो फिर मैं बात करूँ। जी प्लीज। मेरे पास काफी कुछ है कहने के लिए इस मौजू पे, और मैं पिछले तकरीबन कोई 2 दिहाइयों से, बल्कि 3 दिहाइयों से मौजूद हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ उसी फर्टिलिटी में हमारी। और मैं देख रहा हूँ कि ये रिवाज जो है ये 2 तरफा होता तो बड़ा अच्छा होता। यानी कि पाकिस्तानी कंटेंट भी अरबी में, तुर्की में, इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर वहां देखा जा रहा होता उन मुल्कों में, उन ममालिक में, तो कम से कम ज़र मुबादला तो हम तक आ रहा होता, कोई ट्रांसपोर्ट हो रही होती, कोई बिजनेस हो रहा होता, पाकिस्तान की फाइनेंस को फायदा हो रहा होता। मगर हम हमेशा उनका कंटेंट चला रहे होते हैं और उसमें दूसरा नुकसान जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं वो बहुत आया है कि कल्चर हम वो प्रमोट कर रहे हैं जो हमारा है ही नहीं, और कभी शायद हमारे आबाओ अजदाद का रहा होगा, मगर अब तो हम पिछले तकरीबन 70-80 दिहाइयों से पाकिस्तान है और इतना मजबूत हमारा चेहरा है कि पूरी दुनिया को हमसे डर है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जाविया में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन टाउन राइट नाउ एट द मोमेंट। ग्लोबल पोजीशन में हम जानते हैं कि पाकिस्तान को अगर हमने इस वक्त सही तरीके से, स्पेशली एट द मोमेंट, इस वक्त जो वक्त गुजर रहा है, सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया
तो हमारा आगे आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नदीम। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। मैं सिर्फ एक बात जो आपने कहा ना कि हम टर्किश ड्रामे दिखा रहे हैं और बाकी इधर उधर की चीजें दिखा रहे हैं और अपने कंटेंट को उस तरह से प्रमोट, बात ये कि हमारे पास कुछ हो तो हम उसको प्रमोट करें। आप समझते हैं कि उस क्वालिटी का, उस स्टैंडर्ड का था आखिरी पीटीवी की बात करें, बिल्कुल पीटीवी के ड्रामे दुनिया में देखे जाते थे। नदीम, जो भारत में सड़कें सुनसान हो जाती थी जब वारिस ड्रामा वहां दिखाया जाता था, दहलीज ड्रामा, उसके अलावा आप अनकही तन्हाइयों की बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम क्यों देखें एर्तुगरुल, हम क्यों देखें गाजी उस्मान गाजी? बात कर रहा हूँ कि ये मैं अब जिस बात पर आ रहा हूँ वो बात कंटेंट है कि आप लोग बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को, और ये काफी दफे हो चुका है। हम कराची में मैं देखता रहा हूँ। बात यह कि वो बन क्या रहा है, पहले तो उस पर तवज्जो दी जाए। जो अभी आप बात कर रही है, मैं इसी तरफ आ रहा कि वो बना क्या रहे हैं। एक 1.5 मिनट की या 4 मिनट की फिल्म में भी अगर वेस्टर्न कल्चर प्रमोट हो रहा है तो वो बेकार है। आई एम सॉरी। उसके अंदर सबसे पहले निगाह करनी चाहिए, हमारे तवज्जो करनी चाहिए, स्पेशली आईएसपीआर को इस बात पर मेरे हिसाब से इनका पहला मद्देनजर ये बात होनी चाहिए कि हम हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारी जबान से रिलेटेड, हमारी जो इलाकाई जबान है उनसे रिलेटेड और उनके कल्चर से रिलेटेड, और नौजवानों को नदीम जाफरी साहब अगर देखें तो इस तरह सामने लाना, उनके अंदर वो टैलेंट, खासतौर पे मैंने बात की कि जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। हमारे पास शर्मीन उबैद चनाय जैसी खवातीन भी मौजूद हैं, ऑस्कर जिन्होंने विन किया। तो पाकिस्तान का इमेज बनाने के लिए हमारे नौजवान जो कि 65% आबादी का हिस्सा हैं, जिनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, आप भी जब नौजवान थे, अभी भी आप जवान हैं, आप उस इंडस्ट्री में जैसे आए, आपने पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ले जाके उसको प्रमोट किया। तो ये चीजें हम इस वक्त देख रहे हैं कि नौजवानों को कितना सपोर्ट। मैं आसिम साहब एक बात अर्ज करूं कि हमारा, मैं जिस रेवोल्यूशन टाइम से आया हूं, 90s की म्यूजिक, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप भी रहे हैं, आपको याद होगा, वो भी एक ऐसा ही दौर था। म्यूजिक चैनल चार्ट्स हो, वीजे हो, या वो जो प्रोग्राम थे जो पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी कंटेंट प्रमोट कर रहे थे, उस दौर में भी वही होता था कि हसीना मोइन और बानो कुसिया के जो ड्रामों की वजह से सड़कें खाली हो जाती थी। मैंने वो अपने दौर में देखा है, अपने साथ भी, यानी कि म्यूजिक चैनल चार्ट में भी यही होता था कि वो 7:30 या 8 बजे जब लगता था तो सड़कें खाली हो जाती थी। जी बिल्कुल नदीम साहब, वजीर आजम साहब ने जिस तरह, तवज्जो की बात क्या है, तवज्जो की बात क्या है, वी वर बेस्ड ऑन आवर कंटेंट। हम पाकिस्तानी, हम किसी इंडियन, वेस्टर्न, टर्किश चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे। जो लड़के आए मेरे जैसे, आपके जैसे, सीक्वेंसर जैसे, नजम सिराज, अली अजमत, जुनैद जमशेद, ये सारे वो लड़के थे जो प्योर पाकिस्तानी कल्चर को लेके आए थे और हमारा मिक्स बनाते थे। यानी कि तो फिर तो नदीम साहब इस वक्त आप क्रेडिट वजीर आजम साहब को देंगे और देना चाहिए, क्योंकि वजीर आजम ने नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म के साथ साथ उनको एक विजन दे दिया है और उनको आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप भी बात कर रहे हैं। तो ये तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान की भी ख्वाहिश यही है। दूसरे इस पे आई वुड लाइक टू ऐड नदीम के फायदा कैसे उठाया जाए। इमरान साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की इस सोच को मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरफ ध्यान दिया गया। ये बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि हम जिन लोगों पे काम कर रहे हैं आज, वही हमारा कल बनेंगे। और स्पेशली जो टैलेंट, मैं निकला हूँ कराची से बाहर हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, मुख्तलिफ जगह अटक और एबटाबाद और कोयटा, ये सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी मैं तकरीबन 4 महीने पहले गवादर गया था। आप यकीन करें, हमारी इलाकाई उस देसी मिट्टी में जो ताकत है, खुदाई कसम, नॉट बीइंग बायस्ड पाकिस्तानी, मैं एक पैट्रियट हूँ, मैं ये बात अपने उस जज्बे को हटा के बता रहा हूँ बिल्कुल आपको। मुझे इतना कलर नजर आया उसके अंदर कि अगर उसको फ्यूज किया जाए किसी और कल्चर के साथ और अपने कल्चर को ऊपर रखा जाए, वो इतना अच्छा कंटेंट बन सकता है। चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एक सिर्फ म्यूजिक पीस हो, एक गाना हो जिसमें रबाब बज रहा हो और उसके साथ बेहतरीन कॉर्ड्स बज रहे हो, और कोई इलाकाई गाने वाला उर्दू में या अपने पश्तो लैंग्वेज में या पंजाबी में उसको पेश कर रहा हो। ये सारी चीजें अगर पॉइंटर्स जो हैं, ये मैं याद दहानी करना चाहूंगा और प्राइम मिनिस्टर साहब के इस इनिशिएटिव को मैं आगे लेकर जाना चाहूंगा। बिल्कुल नदीम, मैं भी आपसे यही पूछना चाह रही थी, इस पे काम किया जाए तो नई चीजें सामने आएंगी, कंटेंट पे काम। नदीम, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि हम जो वजीर आजम के इस विजन की बात कर रहे हैं और आज उन्होंने जिस तरह से तारीफ की नौजवान नस्ल की, उनके काम, हौसला अफजाई की, पजीराई की,
अब आपके क्या उनसे मुतालबात हैं या आप इससे फायदा कैसे उठाएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री को, टेलीविजन इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए हुकूमत क्या करे, वो किस तरह से आपको सपोर्ट करे? आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपने सवाल किया है, इसका जवाब एक्चुअली मैंने शुरू कर दिया था देना, क्योंकि मुझे पता था काम की बात यही है जो आपने की अभी। बेइंतहा नेक्स्ट स्टेप जो आप बिल्कुल प्रॉम्प्ट होना चाहिए वो ये कि कंटेंट में से लोग ऐसे चुने जाएं, लोग ऐसे चुने जाएं जो इन पॉइंटर्स को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे कौन कौन से इलाके में क्या क्या खूबसूरत चीजें मौजूद है, उनको बरूकार लाके उस टैलेंट को वो चुने लोग जो इतना विजन रखते हो। आज के दौर में मैं कहता हूं क्या शोएब मंसूर या उस दौर की तरफ सायरा काजमी या और जो दूसरे दीगर बड़े बड़े नाम थे इस पीटीवी के और दीगर जगहों के, वो क्या नहीं है? हम क्यों तवज्जो नहीं देते? हम आज का शोएब मंसूर ढूंढें और उनको कहें और हम पुराने शोएब मंसूर के साए में वो काम करें, उन्हें कहें कि भाई आप अकेडमी बन जाए हमारे लिए और इन नए शोएब मंसूरों को बनाइए। और वो लोग जो इस वक्त ये विजन रखते हैं कि हम किस इलाके में से और किस जगह से क्या बेहतरीन चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक फिल्म बनी थी आज से तकरीबन कोई प्रॉब्ली 10 साल पहले, 0 to 1। एग्जैक्टली, मैंने देखा, बिल्कुल देखा। मुझे नहीं याद, क्या कमाल किया जी। मुझे याद है वो कोयटा में शूट हुई। इट स्टार्टेड, कोई भी नहीं दिखा रहा था कि संगलाख पहाड़ है, इन्हें कौन दिखाने में ग्रीनरी दिखानी है, बट मुझे लगा वो एक बड़ा डिफरेंट अटेम्प्ट था। उस फिल्म के अंदर जो भी कंटेंट था वो, क्योंकि इनिशियली पाकिस्तान कराची में नई फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, इसलिए बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ सकी, फिल्म में भी कुछ एरर्स थे, मगर ऐसे लोगों को लाया जाए जो ये काम कर सकते हैं, जो इलाकों को जानते हैं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। नदीम साहब आप यही कह रहे हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और टैलेंट को प्रमोट करना, जो वजीर आजम का भी विजन नजर आ रहा है हमें। मेरा वर्ड ये है कि ऐसे लोग ढूंढे जाएं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, जिनको सिर्फ इसलिए कि इलाकाई काम जानते हैं और कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत उनको निकाला जाए, पीटीवी को अनोखे और डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर जो काम कर सकें। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज नदीम, मैं आजकल एक ड्रामा चल रहा है प्राइवेट चैनल का, बड़ा ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा है, उसका ये 3rd सीजन है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ देख मैं भी रही हूँ उसको, लेकिन ये है कि वो कुछ इस किस्म की स्टोरी है, नौजवान नस्ल को ऐसे गुमराह किया जा रहा है कि सोची समझी साजिश, रियलिटी नहीं है, पाकिस्तान के कल्चर की रियलिटी नहीं है कि खातून के पीछे एक नौजवान पढ़ा लिखा अच्छा भला लड़का जो है वो अपने पूरे खानदान को छोड़ देता है, मरने पे तैयार हो जाता है। क्या ये कंटेंट है जो हम दिखाएंगे? अफसोस की बात है हमारे माशरे में। देखें, मैं बताऊं, इंसानी किरदार के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंसानियत के अंदर, जिनको हम ये कह के अपने साथ रहने देते हैं कि अरे ये तो नेचर का ऐसा ही बदला नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी बुरी आदतों को और अपनी बुरी सोच को ही ठीक करने दुनिया में आए। पहले तो ये फलसफे में ये बात ठीक की जाए। तो नेचर के अंदर कहा जाता है कि हाँ, अपनी चीज अच्छी नहीं लगती, दूसरे की पढ़ाई की अच्छी लगती है, ये गलत है। पूरी दुनिया में कहीं ये लागू नहीं है। हमारे यहाँ हमारी जबानों में ये मुहावरे राइज हो गए, ये गलत है, इसको ठीक किया जाए। अपनी चीज अच्छी है उसको पहचानें और अपनी बुरी आदतों को मान के ठीक करें। आप जो गलत देखना चाहते हैं और आपको अच्छा लग रहा है, ये ऑडियंस की भी गलती है कि वो क्यों देख रहे हैं वो सब गलत। आपको चाहिए कि आप ऐसी चीजें प्रमोट करें जिनके अंदर अच्छाई आने वाली नस्लों के लिए भी हो और आज भी बेहतर करे वो। सही और गलत की पहचान कराई ये ड्रामा और इखलाकियात, खास तौर पर जो इखलाकी हमारी रिवायात हैं उससे मुताबिकत होनी जरूरी है, क्योंकि जो रियलिटीज जिनका जिक्र अभी मिशेल भी कर रही थी और आप भी बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। और इस तरह की कहानियों से, इस तरह की स्टोरी से पाकिस्तान का जो इमेज है, जो कि बाहर बैरून मुल्क देखने वाले दुनिया है, वो कुछ और लेती है। तो ये पूरी दुनिया में हर जगह बहुत करीब से लोगों से मिला और हर जगह बुराइयां और ज्यादतियां और हर जगह होती हैं, मगर उनकी अच्छी बात क्या है कि वो अपनी ज्यादतियां और बुराइयां नहीं दिखाते। ठीक है नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच। और बुराइयां दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जाफरी साहब, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपनी आरा हम तक पहुंचाई। इस मौके के ऊपर हम बात करें नेशनल एमेच्योर फिल्म फेस्टिवल। हमेशा एक बात ये आती है कि जिसका ड्रामों का हमने जिक्र किया, अनकही तन्हाइयां, पाकिस्तान टेलीविजन का आज भी खासा है। आखिरी चट्टान हम कैसे भूल सकते हैं? आज आप अगर अर्तुगरुल गाजी को याद करते हैं तो आपको आखिरी चट्टान, जिसमें इस्लामिक कल्चर और हमारी वो एक जिसे कह सकते हैं कि दिलेरी और बहादुरी का सिलसिला, वही सिलसिला गाजियों के ऊपर जो ड्रामे बनते थे, क्या मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से अगर आप देख लें, और ये वो ड्रामे थे कि जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इसको सराहा गया। और हमारी बहुत सी फिल्में
फिल्में पाकिस्तान की दूसरे ममालिक में, चाइना में लगी रही और बहुत अरसे तक चली रही। आज के इस तकरीब के अवार्ड याफ्ता वलीद अकरम एक नौजवान है जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुबारक हो वलीद आपको, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने कारनामा अंजाम दिया और इतनी पजीराई वज़ीर आज़म साहब ने की। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको किस तरह से, एक तो इंटरेस्ट शुरू से था क्या, और आज के इस कामयाबी के ऊपर आप क्या कहेंगे वलीद? जी बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि मैं आई वाज नेवर मतलब एकेडमिकली मेरी फिल्म मेकिंग की बैकग्राउंड नहीं है, बट आई ऑलवेज वांटेड टू कि मैं फिल्म मेकिंग का जो शोबा है उसके अंदर जाऊं, और दिस वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, सो आई एम रियली हैप्पी। वलीद, इसमें दो सवाल हैं। एक तो जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया जिस पे आपने ये शॉर्ट फिल्म बनाई, वो, और इंस्पिरेशन, ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। आपकी इंस्पिरेशन जरूर होती है, आप किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, फिर आप इनोवेटिव वे में, क्रिएटिव वे में इसको लेके चलते हैं। बात हो रही है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज। मैं टॉपिक की बात करना चाहूंगा कि किस सब्जेक्ट पे ये फिल्म बनाई थी आपने, और दूसरा ये है कि उसमें इंस्पिरेशन क्या थी? जी मेरे दो टॉपिक्स है, बट आई टॉक अबाउट ओनली वन। जो टॉपिक था वो हमारे माशरे के एक ऐसे फर्द का था जो जिनको हम रोज देखते हैं। जमादार का जो था वो खाकरोब, मतलब वो जी खाकरोब थे, जी बिल्कुल। जी। और उसमें जो है वो जो इंस्पिरेशन थी वो ये थी कि दे आर समबडी हु, हम जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा उनका इम्पोर्टेंट रोल है, और हमारे मुल्क के वो जो है वो ना सिर्फ उसका ख्याल करते हैं बल्कि उसको जो है वो हर तरह से केटर भी करते हैं। तो आई थिंक दैट वाज रियली इंस्पायरिंग फॉर मी, और इस वजह से मैंने इस टॉपिक को चूज किया। दैट्स वंडरफुल, और एक बड़ा डिफरेंट अछूता टॉपिक है, डिप्राइव्ड खास तौर पे अगर हम कहें सेगमेंट को आपने टच किया, और बड़ा टची सब्जेक्ट है क्योंकि उनकी जिंदगी को अगर देखा जाए, जिस तरह आपने ये शॉर्ट फिल्म बनाई, आप समझते हैं कि आपको मुश्किलात, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री या फिर मीडिया की या फिर फिल्मिंग के हवाले से आपको शायद वो फैसिलिटीज़ पहले हासिल नहीं थी। इस जो एमेच्योर नेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इस प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को एक मशले राह मिली है? जी एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है कि इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, और इससे ना सिर्फ एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि हमें और ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा, व्हिच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। आप समझते हैं वलीद के गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो टैलेंट तो बहुत है हमारे नौजवानों में, आप जैसे नौजवानों में, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? जी मेरी उनसे दरख्वास्त यही है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाए, उनकी क्रिएटिविटी को एम्पावर किया जाए, उनको रिकग्नाइज किया जाए थ्रू यू नो जो ये फेस्टिवल हुआ है, इस तरह के और फेस्टिवल्स करवाए जाए, और खसूसन जो है वो जो फिल्म मेकिंग की जो एजुकेशनल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा और काम किया जाए, तो आई एम श्योर कि हमारी जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा थ्राइव कर सकती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन है, जिस तरह उन्होंने आज बात भी की, और आपकी तवक्कुआत, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप बात करें कि वज़ीर आज़म ने जिस तरह एक विजन के तहत और इस अवार्ड के हवाले से, फेस्टिवल के हवाले से जो एक प्लेटफॉर्म बनाया वो, और उसके बाद आपकी तवक्कुआत क्या हैं? जिस तरह आपने कहा कि जी हमें प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, हमें फैसिलिटेशन होनी चाहिए इन चीज़ों के हवाले से, कैसे देख रहे हैं आप तमाम चीज़ों के लिए? मुश्किलात तो हर फील्ड में होती हैं आपके लिए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ऐसा पहले तो किसी गवर्नमेंट के अंदर खसूसन अगर बात करें तो उस चीज़ को मैंने नहीं देखा, बट इट्स अ रियली अमेजिंग थिंग कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री फोकस कर रही है, और उसके आई एम श्योर कि सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स ही आएंगे अगर जो उनका विजन है उसको हर तरह से मुकम्मल किया जाए। सही। अच्छा वलीद, बजट की अगर हम बात करें, आपकी ये शॉर्ट फिल्म थी, एक शॉर्ट फिल्म और एक क्वालिटी स्टैंडर्ड की शॉर्ट फिल्म बनाने में वक्त कितना लगता है, कितना बजट चाहिए होता है, और इसमें आप जैसे इंडिविजुअल्स को किस हद तक और किस किस्म की सपोर्ट गवर्नमेंट दे तो मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं? जी देखिए, एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बजट जो है अपना उसके ऊपर डिसीजंस लेने होते हैं कि अच्छा कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ पे नहीं करना, तो उसके बाद वो क्रिटिकल डिसीजंस लेने के बाद आप क्रिएटिवली एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हो। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को आप दो तरीकों से जो है वो उनके लिए सहूलियात जो है वो चीज़ें जो है आसान कर सकते हैं। पहली ये कि उनको इसकी एजुकेशन है वो प्रॉपर्ली उनको दी जाए, यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बाकायदा उनके जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके विजन पे इन्वेस्ट करना चाहिए,
और उसके अलावा जितना आप उनको बजट थोड़ा भी अगर गवर्नमेंट जो है वो मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर इन्वेस्ट करे, जो हमारे इस तरह के और बहुत सारे हीरोज हैं और उनके ऊपर अगर फिल्म्स बनाए, तो आई थिंक वो सारों के लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा एंड एज अ होल जो हमारा इमेज है पाकिस्तान का, वो और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ जाएगा। थैंक यू वेरी मच वलीद, बहुत बहुत शुक्रिया। वलीद अकरम आप हमारे साथ थे। और बड़ा एक फेस्टिविटी है, ख़ासतौर पे एक नौजवान का एक ख्वाब, ख़ासतौर पे इस फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से या फिर फिल्म मेकिंग के हवाले से। और जब हम बात करते हैं कि एक रिसोर्सेज के हवाले से जब बात की जाती है मिशेल, तो उन्होंने कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद अगर हम बड़े इंटरनेशनल चैनल्स को देखें, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज जो बनती हैं, शॉर्ट फिल्म्स जो बनती हैं, उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, और उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की फोकस मेन उसके ऊपर होना चाहिए, ताकि आपको वैसे इंस्टीट्यूट्स मिलने चाहिए जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे अगर हम बात करें नापा। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक और अवार्ड याफ्ता नौजवान मौजूद है, यावर शाइन का नाम है। बहुत मुबारक हो यावर आपको, माशाल्लाह ये बड़ी अचीवमेंट थी आपकी। मैं एक तो पहले ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपका मौजू क्या था, किस मौजू पर आपने शॉर्ट फिल्म बनाई, और आपको तवक्को थी कि आपको इतनी कामयाबी मिलेगी इसमें? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्नॉलेज करने के लिए। और जी आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा। वो ये कि मेरा जो टॉपिक है वो फिल्म थेरेपी इन पाकिस्तान है। और जिस किरदार के ऊपर मैंने ये अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और जब मैं वो बना रहा था और जब वो मैंने एडिट की, तो मुझे 100% यकीन था कि इंशाल्लाह ताला ये जो कैरेक्टर है और वो जो काम कर रही है पाकिस्तान के लिए, वो इतना अजीम है कि इसके आगे कुछ भी नहीं टिक सकेगा। ये मेरा बिलीव था। और मैंने मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे करीबी हैं, उनको मैं बड़ा यकीन के साथ उनको मैं कह रहा था कि ये जो कंटेंट है और ये जो औरत का काम है, डॉक्टर फरादीब अकरम उनका नाम है, वो जो काम कर रही हैं, जिसपे मैंने डॉक्यूमेंट्री बना दी है पाकिस्तान के लिए, उनकी जो स्ट्रगल है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि इतने बड़े काम को कोई दूसरी पोजीशन भी आ जाए। तो मैं बिल्कुल आप यकीन से आपको कह सकता हूँ कि मैं पहले मुझे श्योर था। मैं ज़बरदस्त, सही। और आपको लगता है कि जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारी फिल्म्स हों, हमारे ड्रामे हों, उन पे जिस किस्म के मौज़ूआत पे बन रहे हैं ड्रामे या फिल्में, उनमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और आप जैसे नौजवान उसमें किरदार अदा कर सकते हैं अगर आपको मौका मिले तो? सर मौका मिस हमें उन्होंने दे दिया है, वो ये कि अब इंशाल्लाह ताला हम ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जा रहे हैं और एडवांस स्टडीज करने के लिए, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अपना किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान के लिए। और आपने जो सवाल पूछा वो ये उसका आंसर है कि बिल्कुल पाकिस्तान के कंटेंट में एक बहुत जबरदस्त बेहतरी की जरूरत है। वो इसलिए कि जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और हमारा सोशल मीडिया कंटेंट है, हम उसको देखते हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कौम की जो लगामें हैं वो बहुत गलत तरीके से उनको डील किया जा रहा है, और नौजवानों को और खास तौर पे हमारा जो कल्चर है उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारे नौजवानों के सोशल इश्यूज को निगलेक्ट किया जा रहा है, रियलिटी को नहीं दिखाया जा रहा, एक सर्टन क्लास को दिखाया जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कंटेंट को एक तरह से रीशफल करके, रीऑर्गेनाइज करके, इसको मेंटेन करके दोबारा से हम एक ऐसा कंटेंट लेके आए जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करे, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, जो हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करे। यावर, इसमें एक चीज आपने जो खुद इसका जिक्र किया कंटेंट के हवाले से, हमारे अभी पहले जो मेहमान थे वो भी इस पे गुफ्तगू कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि कल्चरल वॉर खासतौर पे दुनिया में जिस तरह दूसरे ममालिक के ऊपर इम्पोज की जाती है, पाकिस्तान के साथ भी अनफॉर्चुनेटली जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं यही होता रहा। आप समझते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है और इसमें चेंज लाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत है, आप हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? वजीर आजम पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखते हैं कि क्या सपोर्ट? सर वजीर आजम पाकिस्तान से हम तवक्कुआत जो रखते हैं वो मेरा ख्याल है उससे बेहतर काम कर रहे हैं। मसला ये है कि एज ए इंडिविजुअल हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हम नौजवान क्या कर रहे हैं, हम फिल्म मेकर क्या कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर क्या कर रहे हैं, हम एज अ कॉलमिस्ट क्या कर रहे हैं, हम एज अ फिल्म मेकर क्या कर रहे हैं। हम एज अ नेशन जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे सर, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किया आपने यावर शाह, बहुत शुक्रिया। सोच बदलने की जरूरत है। कह रहे हैं कि हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है। हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे
फिल्म के लोग, हमारे पूरे मीडिया के लोग, इवन हमारे न्यूज़ मीडिया के लोग, उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी एज अ नेशन, हर इंडिविजुअल को जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि जब तक हम, क्योंकि अगर हम सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल देंगे और वज़ीर आज़म के कंधों पे डाल देंगे तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी। देखिए मिशेल, इसमें होता ये है कि हम अपनी मंजिल का तयन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने सिमत का तयन ज़रूरी होता है। और सिमत को अगर हम ठीक कर लें, जो आज विजन वजीर आजम ने दिया वो एक सिमत दी है, और नौजवान जो कि हमारे इस वक्त मेजॉरिटी हम आबादी का हिसाब से अगर देखें तो बहुत टैलेंट मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम विजन की बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, तो हमने शुरू से देखा न सिर्फ हुकूमत में आने के बाद बल्कि इससे पहले जो उनकी एक पॉलिटिकल जो एक उनकी पूरी ज़िंदगी और एक तगोदो जो उन्होंने की, उसके दौरान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी अहमियत के ऊपर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। और हुकूमत में आने के बाद ख़ास तौर पे वो मुसलसल ये कहते आए हैं कि जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उनका पाकिस्तान की मईशत में है और जितना वो दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान के लिए, इस पर किसी को कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकती। उनको पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी का, पाकिस्तान में वोट कास्ट करने का हक मिलना चाहिए, अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुनने का हक मिलना चाहिए। और अब हमने देखा कि इसके हवाले से बिल जो है वो भी पास हुआ कौमी असम्बली में। आज जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं कौमी असम्बली में, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ख़ास तौर पे एक नया फार्मूला जो है वो दिया है और वो ये कहते हैं कि असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर जो है हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नुमाइंदे लाने चाहिए। 5 से 7 उन्होंने कौमी असम्बली में कहा कानून साजी की जरूरत है, जैसे माजी में दोहरी शहरियत के हवाले से भी बात हुई। चौधरी विलायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम सर। चौधरी साहब, किस तरह देखते हैं, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और हालिया जो इकॉनमी के हवाले से सर्वे आया था उसमें जो रेज हमने देखा, हुकूमत पे इत्माद साजी देखी ओवरसीज पाकिस्तानियों की, तो उनको वोट का हक मिलना कितनी बड़ी खुशी है, कितनी बड़ी नवीद है, क्योंकि पाकिस्तानी जो दर्द रखते हैं, पाकिस्तान दुनिया भर में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो चाहते हैं कि अपने मुंतखब नुमाइंदों को या अपनी मुंतखब पार्टी, जो भी पार्टी जिससे उनकी एसोसिएशन होती है, उसको वोट दें। तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सर ये आवाज डबल आ रही है। नहीं जी, आपकी हमारी आवाज डबल आ रही है। जी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप प्लीज बात कीजिए। ठीक हो गया सर। सबसे पहले तो हम हुकूमत वक्त का शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक बड़ी तवज्जो दी हमारे मसाइल पे, और उनका जो विजन है उससे हम बहुत खुश हैं। वैसे भी हम उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर जो उनका विजन है बड़ा अच्छा सामने आया है, अपने मुल्क में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन खासकर हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमें बड़ी इज्जत मिली है इस हुकूमत के वक्त में, हमें एक शनाख्त दी गई है और पाकिस्तान में सबको बताया गया है कि ये हैं वो लोग जो पाकिस्तान के लिए इतना काम करते हैं, पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं और इनके मसाइल हल होने चाहिए। इस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे सफारतखाने पहले से बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहा जा रहा है कि तवज्जो दो। हम अब अपने आप को लावारस नहीं समझते और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आगे आ जाती है बात पाकिस्तान में सियासी किरदार की। देखें, कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारी मुखालफत में कहा जिनको वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। पहले तो मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा, ये आसन इकबाल हों या कोई भी हों, उनमें से सच्ची बात यह है कि जितने मसाइल का वो जिक्र कर रहे हैं, लाला मूसा और नारोवाल के, हम उनसे ज्यादा मसाइल जानते हैं और हम अपने अपने एरिया में कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनको पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं है। हालांकि मैं खुद जानती हूँ, मेरे अपने कितने रिश्तेदार मिलने वाले हैं, जितना वो दर्द दिल रखते हैं चौधरी साहब पाकिस्तान के लिए, शायद वो पाकिस्तान में रहने वाले भी उस तरह से नहीं रखते। जी देखिए, आप जब गौर करें, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे महल्लेदार हों, देहात के लोग हों, हमारे शहर के लोग हों, हमारे इलाके के लोग हों, हम उनकी जरूरियात के बारे में पूरी तवज्जो देते हैं। कितने स्कूल हैं जिनमें हमने कोशिश की है कि इनकी हालत बेहतर होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए। कितने हॉस्पिटल हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो जरूरतमंद होते हैं उनकी हम मदद करते हैं। वहाँ कितने हमारे लोग हैं जो हर साल कितने लोगों को राशन देते हैं, यानी कि रमजान शरीफ के महीने में हर ईद पे अपना फर्ज समझते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है, हम यहाँ अच्छा कमा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने लोगों को सपोर्ट करें। इसके अलावा अगर आप जरा गौर करें तो हमने कितने रोजगार वहाँ मुहैया किए हैं, कितने लोग हैं जिनको हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को हम लोडर लेके दे देते हैं, किसी को रक्षा लेकर दे देते हैं,
किसी को घर बनाने में मदद करते हैं, तो अब किसी को हॉस्पिटल बनाने में मदद करते हैं या हॉस्पिटल की हालत। यावर साहब, अगर हम याद करें 2005 के जलजले को या 2010 के सैलाब को, जो कंट्रीब्यूशन जो बैनुल अक़वामी इमदाद पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जरा सी बात पे पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है, उनकी इमदाद हम कैसे भूल सकते हैं। और मैंने बात की कि जो रिमिटेंस वगैरह जो जिस तरह पाकिस्तान में आती है, तो पाकिस्तान के लिए तो सिंसेरिटी सबसे बड़ी बात है। और वोट के हवाले से अगर हम बात करें, एक चॉइस आपको मिल रही है, आपको शनाख्त मिल रही है, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं सर? वोट के जरिए हम ये कर सकते हैं कि वहाँ का जो सिस्टम है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं, हम अच्छे नुमाइंदे चुन सकते हैं। अब वहाँ के जो सियासतदान है उनकी तो एक ही ख्वाहिश है कि उनका इक़्तिदार कायम रहे, वो चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल भी उनकी गुलाम रहे और उनका किसी न किसी तरह से उनकी आने वाली नस्ल भी हम पे हुकूमत करे। बिल्कुल ठीक। अच्छा चौधरी साहब, इस पे तो मुत्तफिक हो गए सब और कौमी असम्बली से बिल भी पास कर लिया कि वोट का हक मिलना चाहिए। अब इस पे काम करेगा जी इलेक्शन कमीशन, लेकिन तरीक़ाकार के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ई वोटिंग का जो तरीक़ाकार है, क्योंकि ज़ाहिर है अब ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आके तो वोट कास्ट करने से रहे, इतनी बड़ी तादाद में 90 लाख के करीब पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, तो उसमें वो क्या वोट कितना खुफिया रह सकेगा, कितना महफूज रह सकेगा, ये सवालात हैं। आप समझते हैं कि ये तरीक़ाकार होना चाहिए? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद हमें वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। वोट हम खुद बनवाते हैं और ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग पहले भी वोट से महरूम रह जाते हैं, वोट के हक से। उसके बाद जो है ना, ये उसमें बड़ी बड़ी गड़बड़ होती है। कुछ लोग जो है ना अपने गलत वोट बनवाते हैं, कुछ का बनता ही नहीं है। तो ये सबसे जरूरी ये है कि जितने भी शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, ये हो चुका है कि जितने शनाख्ती कार्ड बनेंगे वो ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, ये तो हो चुका है। अभी रिसेंटली इस पे किया गया कानून साजी। ये बताइएगा कि इससे चेंज आप क्या देखते हैं, वोटिंग का हक मिलना आपको? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए हम जहां भी हों हम अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जो दुनिया में देख रहे हैं, दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, शहर कैसे साफ सुथरे हैं, किस तरह से इनके स्कूल फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह से यूनियन काउंसिल के लेवल पे और पार्लियामेंट में किस तरह से काम हो रहा है, उसको देखकर हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसी पार्टीज को सपोर्ट करें तो पाकिस्तान को फ्यूचर में एक अच्छी स्टेट बना सकें और वहां के लोगों के मसाइल हल कर सकें। वहां सिर्फ हुकूमत करने के लिए ना हो। अब देखें, वहां हमने यहाँ तो कोई नहीं देखा डीसी लेवल का अफसर, हमने तो एसी नहीं देखा, सारे महकमे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अफसरशाही नहीं है। तो वहाँ अफसरशाही को खत्म करने के लिए अच्छे नुमाइंदे लाने की जरूरत है। एक रिवायती अंदाज जो है पाकिस्तान में सियासत का, उसको चेंज करने की भी जरूरत है। उस चेंज के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान भी बात करते हैं। यही एक जो शनाख्त है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी विलायत साहब, डेनमार्क से हमारे साथ मौजूद थे ओवरसीज पाकिस्तानी। और मशल बात यह आती है कि सवाल ये नहीं है कि किस तरह होगा, मैं मेहमान हूं और आप होस्ट सवाल ये आता है कि एतमाद, और जितना एक खुद एतमादी आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक हक दे रहे हैं ना, आप एक हक दे रहे हैं और आप मेकिंग में आ रहे हैं, यानी कि आप आगे हुकूमतों को बनाने में, कौम का मुस्तकबिल को चेंज करने में, तो एक बहुत बड़ा आपको शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था इसके ऊपर काम, अनफॉर्चुनेटली जो नहीं हुआ। और एक डर जो है ना, वो हमारी इस वक्त की जो अपोजिशन जमातें हैं उनके अंदर ये भी है कि शायद उनको लगता है कि जितनी पजीराई और जितनी मोहब्बत ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ करते हैं या इस हुकूमत के साथ उनकी जितनी जो है वो हिमायत और मोहब्बत है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये 1 करोड़ वोट जो है ये उधर चला जाए और ये इस पे सियासत जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जब वोट जहां भी जाएगा ये एक उनका बुनियादी हक था। जिस तरह उन्होंने कहा हमारा शनाख्ती कार्ड बनता है लेकिन वोट नहीं बनता था, जो कि अब ये भी शामिल हो चुका है कि आपका जैसे शनाख्ती कार्ड बनेगा आप वोटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा ये है कि आप अगर टर्नओवर देखते हैं 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 70 लाख विनिंग पार्टी के मैं वोट्स आपको बता रहा हूँ, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोट्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका एक टर्नओवर आता है, आप इलेक्शन कमीशन के जितने भी रिजल्ट हैं आपका उठा के देख लें। आप क्या समझते हैं कि वो जो तकरीबन 1 करोड़ बंदा या उससे जायद आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठा हुआ है, उसका दिल नहीं चाहता होगा कि हम इसमें कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रहे, जो कि हम इतना कुछ कंट्रीब्यूट ऑलरेडी कर रहे हैं, जो आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो कि इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलना। आपको लगता है कि जो एतराज़ात उठाए जाते हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी ई वोटिंग में तो बड़े मसले हैं, खुफिया वोटिंग कैसे होगी, उसके अंदर महफूज कैसे रहेगा वोट, ये जो हमारे यहाँ जो फिजिकल हम वोट देते हैं जाके फिजिकल वोटिंग होती है, उसमें भी हर मर्तबा हर इलेक्शन में आपको धांधली के इल्जामात होते हैं, तमाम सियासी जमातें धांधली के इल्जामात मुतनाज़ा बना दिया जाता है, मुतनाज़ा बनाया जाता है।
तो वो कौन से बहुत शफाफ हो रहे हैं कि ये नहीं होंगे, तो ये शायद इसमें भी सियासत हमें आगे बढ़ना चाहिए, वे फॉरवर्ड के लिए हमें कहीं आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया लेके चल रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, और यही चीजें हैं जिसके ऊपर हम कहते आपने हैं कहा कि आगे बढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल में हम आगे ही बढ़ जाते हैं क्योंकि वक्त की कमी है और हमारा जो लास्ट मौजू है वो बड़ा ज़रूरी है, उसके ऊपर डिस्कशन करना। एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है गुज़श्ता बरस, आपको याद होगा कि पेट्रोलियम का बहरान जो है उसने सर उठाया था और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना जो है इसकी वजह से करना पड़ा। अब इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला जो है वो आज सुनाया गया है, जिसके मुताबिक वफाक को गुज़श्ता रोज़ सुनाया गया और वफाक को पाबंद किया गया है कि आइंदा 3 माह में मसनूई पेट्रोल बहरान से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए और आइंदा के ऐसे इकदाम जो है वो किए जाएं कि ऐसा बहरान दोबारा पैदा ना हो। कंप्लायंस का कहा गया कि उनसे वसूल किए जाए पैसे जो उन्होंने नाजायज मुनाफा। जी बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि रिकवरी जो है वो हुकूमत करे और ये वसूल करे वो तमाम रकम जो लोगों ने ये मसनूई बहरान पैदा करके उससे जो मुनाफा हासिल किया है, खासतौर पे जो कंपनीज हैं इसमें मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। जी, और इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये रिकवरी की जो बात की गई है और 3 महीने का वक्त दिया गया है, वो तो बहरहाल सिफारिशात पे अमल दरामद के हवाले से एक रिपोर्ट होगी। आप समझते हैं कि ये तो बड़ा ही एक पिंडोरा बॉक्स है, क्योंकि ये सिर्फ वो कंपनीज ही नहीं है, फिर उसमें हमारे अफसरान और एग्जैक्टली जो फैसिलिटेटर्स हैं वो हैं जो मुख्तलिफ महकमों में इदारों में जो है वो बैठे हुए हैं, तो ये कितना आसान होगा ये काम हुकूमत के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जो तेल की तफसील का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पहले तो ऑयल रिफाइनरीज आती हैं, फिर उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनकी अपनी स्टोरेजेस होती है, फिर उसके बाद ऑयल की तफसील का सिस्टम है, फिर पेट्रोल स्टेशन हैं, तो इस तरीके से उसके बाद फिर उनके ऊपर रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और दुनिया भर में ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बड़ी एक एफिशिएंटली चलता है, क्योंकि कंट्री का पहिया जाम हो जाता है अगर इसके अंदर कोई सुस्तरवी हो जाए। तो ये जो पिछले साल का आपने जिक्र किया, ये एक बहुत ही अनोखी बात थी कि जहां पर तेल की डिमांड की खपत कम हो गई और तेल की कीमत नेगेटिव पर चली गई, उस वक्त वो मौका था कि जो तेल इंपोर्ट करने वाले मुल्क हैं वो अगर कोशिश करें तो कुछ ज़रिए मुबादला निकाल कर तो अपने जो स्टॉक्स है, जो 1.5 महीने के या 2 महीने के नेशनल स्टॉक्स हैं, सिटी स्टॉक, उसको पूरा भर लेते। अब हमारे लिए तो वो मौका था, लेकिन उसके बरक्स जो थोड़ी बहुत ही हमारी इकॉनमी चल रही थी उसका पहिया जाम हो गया और तेल की मुहैया नहीं हो रहा था। ये एक 180 डिग्री का तजाद था, दुनिया में तेल को ले नहीं रहा था और पाकिस्तान में तेल के लिए लाइनें बन गई थी और पेट्रोल स्टेशन से प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो उसी वक्त ही मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया, मैं तो बिल्कुल मैं इसका कोई फौरी तौर पर दहशत सी मेरे ज़हन पर आ गई कि ये क्या हो गया, बिल्कुल मुतजाद क्यों हो रहा है। और फिर ये भी जरूरी था कि इसमें जितने भी तेल मार्केटिंग कंपनीज हैं या उनके रेगुलेटरी अदारे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये आपने जो बात की है ना, तो ओगरा के हवाले से भी कहा गया है कि भाई फैसला करें, इसको रखना है या इसको तहलील करना है, तरमीम करें इसके कानून साजी। इससे पहले जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी जी डॉक्टर साहब, उसमें ये कहा गया था कि ओगरा को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील करने की उसमें बात की गई थी। आप समझते हैं कि तहलील किया जाना चाहिए या फिर तरमीम कर दी जाए, लेकिन कुछ होना तो चाहिए कम से कम? जी देखिए, पहली बात ये है कि इन तमाम अदारों की, ओगरा की, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की और ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इन सब के ऊपर एक्शन आना चाहिए था और वो एक्शन अभी
अगर कोर्ट ऑर्डर के साथ होता है, देखिए कुछ एक्शन हुआ है, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के फेडरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम चेंज हो गए, बाकी उनके काफी ऑफिसर्स हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑयल वाला हैं वो सारे रिमूव हो चुके हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। जो हुकूमत की या जो पाकिस्तान की मैशियत को नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफी के लिए इससे बड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा इस किस्म की रिपीट ना हो। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें उस हद तक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो उनका रोल था उस हद तक उनके ऊपर बोझ आना चाहिए, उनके ऊपर फाइन्स होने चाहिए। और जो बाकी मुतल्लिका अफसरान है, ओगरा की आपने बात की, ओगरा एक इन बिटवीन है, उसके पास ऐसे एक फॉर्मल सी रोल है, वो एक ऑटोनोमस अदारा नहीं है, वो ऑटोनोमसली कोई फैसला नहीं कर सकता। तो उस वजह से मैं एक चीज के साथ एग्री करता हूँ, अगर आप रेगुलेटर बनाते हैं तो वो ऑटोनोमस हो, वो एम्पावर्ड हो, ताकि वो के मुताबिक फैसला कर सके। डॉक्टर साहब इसमें नहीं कर सकते या हुकूमत उनका फैसला नहीं मानती तो उस रेगुलेटर को रखने की जरूरत नहीं है। मैं एग्री करता हूँ को ओगरा को उस लिहाज से आप खत्म कर दें। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जिस तरह इमरान खान साहब ने शुरू से ही आते ही उन्होंने कहा कि जी जो मुनाफाखोर हैं या फिर जो कार्टल्स हैं उनके खिलाफ, और ये खास तौर पर जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम या शुगर का, जिस तरह आपने देखा, फ्लोर का देखा, हम यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पे बात होती है जिसका आपने भी जिक्र किया, स्ट्राइक कर दी जाती है, किल्लत पैदा कर दी जाती है, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आवाम का या उसका ब्लेम हुकूमत पे चला जाता है। कमीशन हुकूमत ने पहले ही बनाया जिसका फैसला भी आ गया, जिसकी हिदायत दी हाई कोर्ट ने कि उसको भी आम किया जाए, पब्लिश किया जाए रिपोर्ट को जो कमीशन ने बनाई थी। और आप समझते हैं कि ऐसे मुनाफाखोर जारी कंपनीज की बात की जा रही है, उनसे वसूलियां हुकूमत को एक और जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ करने के लिए हैं ताकि हुकूमत जो चाह रही थी उस पर अमल दरामद कर सकेगी? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या पेट्रोल स्टेशन का जो नेटवर्क है उनको पता है कि 12 घंटे से ज्यादा अगर सेल या यानी प्रोडक्ट्स बंद हो जाएं तो मुल्क जो है स्टैंड स्टिल हो जाता है। इस वजह से वो अपने इस ताकत से वो बखूबी वाकिफ है, लेकिन उनके साथ डील ऐसे किया जाए कि पेट्रोल की प्रोडक्ट की सप्लाई रोकना, ये एक नेशनल डिफेंस एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा जुर्म होना चाहिए, जिसकी सजा जो है वो एक जुर्मानों के अलावा उसके ऊपर फौजदारी सजाएं भी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जिक्र किया स्ट्रेटेजिक असासों का, खासतौर पर रिजर्व्स की, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात की है कि उनका भी ख्याल किया जाए, ऑडिट भी करें साथ साथ। तो ये आपकी बात बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास हर वक्त पेट्रोलियम का एक इतना रिजर्व हो जिसको हम तयन करें 6 हफ्ते का है, 2 महीने का है या कम से कम 45 दिन का है, वो रिजर्व हर वक्त हमारे पास इंटैक्ट मौजूद रहना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जो भी इस पूरी चेन में जो भी इसमें अदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर अदारे हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर अदारे हैं, वो सारे अदारे कौमी दफा की जो मद में आ जाते हैं, क्योंकि मईशत को कंट्रोल करने के लिए, दफा को कंट्रोल करने के लिए तेल और गैस की फराहमी हर लम्हा जरूरी होती है। इसके ऊपर संजीदगी से जो भी ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए, हुकूमत इसको पूरी संजीदगी के साथ, पूरी मेहनत के साथ इसको अमल दरामद करे। लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां स्टैंड ले लेती है कि देखिए ये हमारे ऊपर आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, और अगर वो उस स्टैंड की वजह से हड़ताल कर देते हैं, सप्लाई बंद कर देते हैं, तो वो भी पाकिस्तान की इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठोस इकदाम करने पड़ेंगे मेरे ख्याल में, मिल बैठ के सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, तमाम सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए और कमीशन की रिपोर्ट को भी मद्देनजर रखते हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोच समझकर, लेकिन एक सोच समझकर और दूसरा बहुत ही
पुख्ता इरादगी के साथ इसको डील करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जहाँ पे चेयरपर्सन और मेम्बरान की तैनाती पर ही सवालात होंगे, वो इदारा किस तरह से काम करेगा, एम्पावर होने के साथ साथ वहाँ पर शफाफियत की बहुत अहम ज़रूरत है, और उसके हवाले से भी हुकूमत की तरफ से कंसर्न्स नज़र आए हैं, जिसके हवाले से अभी जिक्र गुलफराज साहब ने भी किया। अदालत में भी उसके हवाले से तरमीम या कानून साजी की बात की जा रही है। दूसरा एक जो कंसर्न सीरियस है वो आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात, जो अदालत भी कह रही है और गुलफराज साहब ने भी कहा कि ये नेशनल क्राइम है, खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी देखा जाए तो इसके ऊपर सिर्फ जुर्माने काफी नहीं है, इसके ऊपर सजाओं का भी तयन करना। 11 सिफारिशात हैं जो अदालत ने दी हैं, उनको मद्देनजर रखे हुकूमत उनके ऊपर अमल करे और फिर इसके अमल दरामद की जो रिपोर्ट है वो 3 माह में पेश करनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से ठोस इकदाम लिए जाएंगे ताकि आइंदा इस किस्म का बहरान जो है वो पेश न आए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। मिशेल बुखारी और आसिम रज़ा साहब को इजाज़त दीजिए, बल्कि बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब आपके भी वक्त का। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।